हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। अगर आप एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो एंड यू वांट टू नो अबाउट द सिलेबस, यू वांट टू नो अबाउट द एग्जाम पैटर्न, you want to know about the vacancies, all these stuffs we'll be talking in this video. So in case you are preparing for government examinations and आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही ज़्यादा मज़ा आता है, कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं करने हैं या फिर नहीं कर पा रहे हो या फिर इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो प्रिपरेशन के लिए, आप किसी ऐसे टफ प्राइवेट सेक्टर जॉब में हो जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन करने का, तो एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन कैन बी अ गुड चॉइस टू स्विच टू गवर्नमेंट सेक्टर। देखो, एसएससी जेईई के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आते हो तो आपको ग्रुप बी की पोस्ट मिलती है एंड यहाँ पे आप नॉन गैजेट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स के लिए रिक्रूट होते हो। एंड यहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो यू एंटर एट लेवल 6 विच इज़ बेसिक पे इज़ 35,400 एंड एज ऑन डेट 2024 के डीए को अगर आप इंक्लूड करते हो एंड क्लास 1 सिटी के एचआरए को इंक्लूड करते हो तो आपका जो ग्रॉस पे बनता है समवेयर अराउंड 69,000 के आसपास बनेगा एंड जो नेट पे बनेगा दैट इज समवेयर अराउंड 63 to 64,000 रुपीज़। सो इट्स अ गुड सैलरी एंड फॉर एंट्री ग्रेड अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में 1 या 2 साल काम कर रहे हो तो आई होप कि आपकी सैलरी जो है दैट विल बी समवेयर अराउंड 25 to 30,000 रुपीज़। सो वहाँ से आपको एक बड़ा जंप मिलता है एंड एट द सेम टाइम यू गेट अ गुड जॉब सिक्योरिटी, यू गेट अ बंच ऑफ पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं अच्छे खासे, थोड़ी सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाती है। तो इस तरह के कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता है। सो गवर्नमेंट सेक्टर में आने के सपने तो आपने देख लिए, नाउ समझते हैं कि वैकेंसी पैटर्न कैसा है। तो अगर आप वैकेंसी पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज सबसे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द टोटल वैकेंसीज आर फॉर सिविल इंजीनियरिंग ओनली। अगर आप वैकेंसी पैटर्न देखो लास्ट 10 ईयर्स के तो इट्स अ जिगजैग पैटर्न एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1500 to 2500 के रेंज में हर साल रहता है एंड सिविल के जो वैकेंसीज हैं वो 1200 से लेके 2000 के रेंज में हर साल रहता है। नाउ इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को अगर आप कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा वैकेंसीज होंगी आपके जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के थ्रू। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे यहाँ पे, बट इफेक्टिव कंपटीशन जो होता है ना, मोटा मोटा आप मान के चलो कि जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सपोज 2000 वैकेंसीज हैं तो 50 टाइम्स ऑफ दैट इज़ योर इफेक्टिव कंपटीशन। सो अगर 2000 लोग हैं तो समवेयर अराउंड 1 लाख के आसपास आपको इफेक्टिव कंपटीशन मिलेगा ऑलमोस्ट हर सारे एग्जाम्स में। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल एंड स्ट्रैटेजिकली देन देयर इज़ अ फेयरली गुड चांस कि आप इसमें आ सकते हो। पोस्ट की अगर हम बात करें तो देखो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो एसएससी जूनियर इंजीनियर के थ्रू रिक्रूट करती हैं। सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में होते हैं एंड सेंट्रल वाटर कमीशन में होते हैं। ऑलमोस्ट हंड्रेड्स की तादाद में होती हैं वैकेंसीज एंड दे कंप्राइज ऑफ मेजर चंक ऑफ द वैकेंसीज। इसमें सीपीडब्ल्यूडी जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, इन टर्म्स ऑफ posting options. CPWD will be considered as the best and border road organization will be considered as the least because primarily यहाँ पे जो आपके पोस्टिंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ टेरेंस में होते हैं। नाउ मेरे हिसाब से इफ़ यू आर डिस्कसिंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो सबसे पहले आपको जानना है कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है एंड एज क्राइटेरिया है इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप डिग्री इन सिविल इंजीनियर लेके रखे हो या नहीं तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, तो आप एलिजिबल होते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। एंड यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है दैट इज़ 30 ईयर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी सेम चीज़ है। अगर आप डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखे हो तो आप E&M के लिए जा सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, दोनों को एक ही कैडर मिलता है, E&M कैडर मिलता है। डिप्लोमा करके रखे हो तो आपके पास 2 साल का प्री रिक्विजिट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। एंड यहाँ पे भी जो एज लिमिट है दैट इज़ 30 ईयर्स।
इसके बाद एक ब्रह्मपुत्रा बोर्ड करके आया है, 2024 में इंक्लूड हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। यहाँ पे सिविल की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या नहीं तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, दोनों ही एलिजिबल हैं इस केस के लिए। एंड एज क्राइटेरिया जो है वो 30 इयर्स का है। इसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन है। सेंट्रल वाटर कमीशन भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकालती हैं एंड बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर्स में रिक्रूट करती हैं। यहाँ पे आप मैकेनिकल या फिर सिविल ब्रांच के हो तो आप एलिजिबल हो, एंड दोनों ही केस में या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स है। वैसे आप देख सकते हो कि हर डिपार्टमेंट का जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स का ही होता है, मैक्सिमम एज लिमिट, एंड मिनिमम एज लिमिट ऑब्वियसली 21 इयर्स का ही होता है। जो CPWD है दैट इज़ द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे आपका जो अपर एज लिमिट है यानी मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज़ 32 इयर्स, एंड इसके अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 30 इयर्स ओनली। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मिलिट्री सर्विसेज हो गया, DGQA नेवल जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल को रिक्रूट करती है, ये सारे ही जगहों पे आप अगर डिप्लोमा करके रखे हो तो आपके पास 2 साल का प्री रिक्विजिट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री है तो यू कैन डायरेक्टली गो इन। सो दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया एंड एज क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नाउ रिक्रूटेड डिपार्टमेंट्स जैसे कि मैंने बोला, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, सेंट्रल वाटर कमीशन है जहाँ पे मैकेनिकल एज वेल एज सिविल की पोस्टिंग होती है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बाय द वे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंट इफ़ यू कंसिडर ओवरऑल ऑल द एस्पेक्ट्स, जैसे कि वर्क डाइवर्सिटी हो गया एंड पोस्टिंग हो गई, वर्क कल्चर हो गया, हर चीज़ को अगर आप देखोगे तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट विल बी द बेस्ट डिपार्टमेंट इफ़ यू आर कंसिडरिंग SSC जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। इसके बाद सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशंस, DGQA नेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फरक्का बराज प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल एज वेल एज सिविल की वैकेंसीज आती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का एक कैडर होता है एंड सिविल का एक कैडर होता है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, यहाँ पे सिविल की वैकेंसीज होती हैं। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आप SSC JEE के थ्रू जा सकते हो। नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला चीज़ है जो एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाह रहे हैं इफ़ यू आर हैविंग अ डिप्लोमा। तो एक्सपीरियंस जो है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो अगर डिप्लोमा मांग रहा है तो डिप्लोमा, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है उसके बाद का ही होना चाहिए। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर स्टडी लाइक डिप्लोमा अगर आपने कुछ काम कर रखा है दैट विल नॉट बी काउंटेड एज द एक्सपीरियंस। ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज आर नॉट अलाउड अंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि अगर आपने इग्नू से बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है एंड आप 2009-10 के बाद के एनरोल्ड हो तो आप एलिजिबल हो SSC JEE एग्जामिनेशन के लिए। ना पोस्ट्स के बारे में बात करने के बाद लेट अस टॉक समथिंग अबाउट रिजर्वेशंस। देखो रिजर्वेशन तो हमें पता ही है कि अगर आप SC ST हो, OBC हो या फिर EWS क्राइटेरिया में आ रहे हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आप अलाउड हो रिजर्वेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखो सबसे पहला चीज़ एक्सेप्शन ये है कि आप अगर एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आपको कुछ विशेष एक्सेप्शन नहीं मिलता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ओनली एज रिलैक्सेशन जो एक्स सर्विसमैन के लिए है वो अलाउड है। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन नहीं मिलता SSC JEE में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स अलाउड, फीमेल्स आर नॉट अलाउड। एंड ऑल्सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो अलाउड नहीं है। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल आर अलाउड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यू आर नॉट अलाउड। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं इन रिजर्वेशन क्राइटेरिया तो यहाँ पे अगर आप SC ST हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है ओवर द अपर एज, यानी कि CPWD में जो 32 इयर्स है वो बिकम्स 37 इयर्स एंड बाकी डिपार्टमेंट्स में जो 30 इयर्स है दैट बिकम्स 35 इयर्स। सिमिलरली अगर आप OBC क्राइटेरिया में हो तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप PWD क्राइटेरिया में हो एंड आप अनरिजर्व्ड या फिर EWS सेक्शन में आ रहे हो तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। PWD OBC क्राइटेरिया में हो तो आपको 13 इयर्स का मिलता है एंड PWD SC ST क्राइटेरिया में हो तो आपको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। EWS वाले अगर रिजर्वेशन देख रहे हैं तो उनके लिए एक और पॉइंट ध्यान रखने लायक है, वो है कि अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो दैट शुड बी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर बेस्ड ऑन इनकम ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आप
25 में अप्लाई कर रहे हो, सपोज करते हैं कि अप्रैल या मई में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका करंट असेसमेंट ईयर विल बी 25-26 एंड आपका जो इनकम है दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द ईयर 24-25, यानी कि अप्रैल 24 से मार्च 25 का। एक्सपीरियंस के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि अगर आपका एक्सपीरियंस चाहिए तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद ही वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूरिंग स्टडीज़ अगर आप इंटर्नशिप किए हो या ट्रेनिंग किए हो या रिसर्च एक्सपीरियंस किया हो या फिर कहीं काम कर रहे हो और पैरेलली आपने पढ़ाई किया, तो ड्यूरिंग स्टडीज़ वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पे काउंट नहीं होता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। देखो, एग्जाम जो होता है वो 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। इसको कहते हैं CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पेपर 1 में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जहाँ पे आपको रीजनिंग से रिलेटेड, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 50 मार्क्स का होता है एंड यहाँ पे आपको जो टाइम दिया जाता है वो 30 मिनट्स का दिया जाता है। सेकंड पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, जहाँ पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा। मोस्टली मैंने देखे हैं ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हो तो 70-80% ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होता है एंड 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। एंड जो थर्ड पेपर होता है यहाँ पे पेपर 1 में, दैट इज जनरल इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपका जो कोर सब्जेक्ट है, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इन कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इंटायर सिलेबस ऑफ दैट कोर सब्जेक्ट इज देयर। वी विल टॉक अबाउट दैट सिलेबस इन अ वाइल। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैं एंड स्क्राइब का यूज़ करेंगे, उनके लिए ये एग्ज़ाम 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का होता है इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स। आपका जो एग्ज़ाम में टाइम है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया जाता है। Once you qualify paper 1, then only you are eligible for paper 2. पेपर 2 का एग्जामिनेशन कुछ दिनों के बाद होता है एंड पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं पेपर 2 देने के लिए। पेपर 2 का जो एग्जाम होता है दैट इज ऑफ 300 मार्क्स एंड यहाँ पे भी आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है एंड यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ये पूरा का पूरा टेक्निकल पेपर होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जनरली होंगे किससे रिलेटेड, एनालॉजीज होंगे, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज। तो प्रीटी बेसिक होता है। अगर आप कुछ नहीं भी करते हो एंड पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है अप टू क्लास 10, तो भी आप मोस्टली सारे क्वेश्चंस को बना लेते हो। आई विल एडवाइस कि अगर आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप प्रीवियस 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा लो एंड कीप प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस। यू विल गेट अ फेयरली डिसेंट आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड अगर आप थ्रू हो लेते हो तो यू गेट अ आइडिया ऑफ इट एंड यू कैन ईजिली क्रैक दिस पार्ट। पेपर 2 जो होता है दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड यहाँ पे मोस्टली आपका ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली मैंने देखा है कि अगर आप ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स को कर लेते हो तो आप 60-70% क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। हिस्ट्री कर लेते हो तो यू ऐड अनदर 20% टू इट एंड इंडियन पॉलिटी मोस्टली आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट को कवर करता है। थोड़े बहुत कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट यू नो इफ़ यू आर aware of your current affairs, if you know about things going around in your area, so I think that it can be easily cracked up. पेपर 3 जो होता है पेपर 1 का पार्ट 3 जो होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, सबसे ज़्यादा एफर्ट देना है। अब पेपर 3 जो होता है दैट इज कोर सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ओनली सिविल के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, ये सारा का सारा इंक्लूड होता है। बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूड होता है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वे, यहाँ पे आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी होता है, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, सर्वे एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारा का सारा सिलेबस आपका होता है। तो बेसिकली इट प्रीटी मच सम्स अप द इंटायर सिलेबस ऑफ योर सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग रेलवेज एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, बाकी सारा का सारा चीज़ आपका ऐसे यहाँ पे आ जाता है। दोनों ही पेपर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है तो आई वुड से कि SSC JEE इज़ ए गुड एग्जामिनेशन टू कंसिडर फॉर यू गाइज। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, 0.25 मार्क्स नेगेटिव होता है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 1 में किसी भी तरह का कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। पेपर 2 में आपका एक साइंटिफिक कैलकुलेटर उसी सॉफ्टवेयर में रहता है जहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है।
टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज साइंटिफिक कैलकुलेटर फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट अलाउड, ओनली जो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट रहता है कैलकुलेटर, ओनली दैट इज़ अलाउड. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स अगर अब मैं गलत हूँ तो, बट आई थिंक दैट दिस इज़ हाउ द एग्जाम पैटर्न इज़. सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो आपको सिक्योर करने होते हैं दैट इज़ 30% फॉर जनरल कैटेगरी. अगर आप EWS या OBC कैटेगरी में हो तो आपको 25% मार्क्स मिनिमम सिक्योर करना ही करना है, एंड 20% मार्क्स सिक्योर करना है अगर आप कोई भी अदर कैटेगरी के हो. हालांकि दिस हार्डली मैटर्स इन टूडेज टाइम बिकॉज मोस्टली सारे के सारे जो कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं वो अपर लिमिट्स में ही रहते हैं एंड दे आर वे अबव द मिनिमम क्राइटेरिया. तो आप अगर सिलेक्शन होना है तो आपको बहुत हाई एम करना है. कट ऑफ्स के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे. वेल, एक जो पेपर 2 को देने के लिए कुछ ही लोग एलिजिबल होते हैं जो कि पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हैं, एंड ये सारे लोग जो एलिजिबल हो जाते हैं पेपर 2 में एंड जो फाइनल सिलेक्शन होता है तो पेपर 1 का उनका मार्क्स प्लस पेपर 2 का उनका मार्क्स दोनों ऐड होके जो टोटल सम अप होता है वो आपका कंसिडर होता है, एंड इन दोनों के मार्क्स के सम आपके रैंक को डिसाइड करते हैं. एक और पॉइंट ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट्स और डिपार्टमेंट गिवन बाय द कैंडिडेट्स. वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड, no change of post is made by the commission due to non-fulfillment of any post specific to फिजिकल, मेडिकल और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. यानी कि अगर आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है एंड यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अलॉट हो जाता है, इसके बाद आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स में जाते हो एंड आप में कुछ फिजिकल डिजेबिलिटी आ जाती है जिसके चलते आप छट जाते हो, तो आप उसके नीचे का प्रेफरेंसेस के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, आप इमीडिएटली रिजेक्ट होते हो एंड यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जामिनेशन. एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि SC, ST, OBC या किसी भी अदर कैटेगरी के अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हो एंड आपने अपने मेरिट में विदाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे सिलेक्शन किया है, यानी कि आपके मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है उससे ऊपर है, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज जनरल एंड आपका जो सीट है दैट विल नॉट गो इनटू द रिजर्व क्राइटेरिया. यानी कि SC, ST होने के बाद भी आप जनरल ही काउंट किए जाओगे, एंड जो SC, ST की सीटें हैं दैट विल बी रिजर्व्ड ओनली फॉर दोज SC, ST पीपल, यानी कि जो उस जनरल कट ऑफ से नीचे का स्कोर किए हैं एंड SC, ST में आ रहे हैं. एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, tie cases. In case where more than one candidate secures equal aggregate marks in paper 1 and paper 2. तो यानी कि आपका दोनों, जैसे कि मैंने बताया कि आपका दोनों ही पेपर के मार्क्स जो हैं ये क्यूमुलेटिव आपका रैंक डिसाइड करते हैं. तो आप कोई दो बंदे हैं जो उन्होंने सेम मार्क्स लाया है तो वहाँ पे उनका रैंक डिसाइड करने के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो होगा वो पेपर 2 का मार्क्स होगा. यानी कि पेपर 2 में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने लाया, जिसने ज़्यादा लाया उसका रैंक ऊपर होगा. पेपर 2 में भी सपोज करते हैं कि बराबर मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा है उसको ऊपर का रैंक दिया जाएगा. एंड अगर मान लो कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स विल बी सीन. सो दिस इज हाउ द क्राइटेरिया इज सेट. So this is all the information that I have got for SSC Junior Engineer Examination. SSC Junior Engineer के एग्जामिनेशन में होने के बाद आपकी जो जूनियर इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट. यू कैन गो चेक आउट दैट वीडियो. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट. दैट बीइंग सेड, don't waste too much of your time in preparation for any government examination. Give it a year or 2 at max. You can give it 3 years. After that, quit that preparation because for that preparation, you know, you are losing your effective career years. अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आप दो नाव में पैर रख के जा रहे हो, आप कहीं भी पहुंचोगे नहीं इफेक्टिवली. आप 1 साल 2 साल दे दो, अगर आपका हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप वहाँ फोकस करो जहाँ पे आपको ज़्यादा हाइट मिलेगा अपने करियर को. सो दैट्स ऑल द ज्ञान आई हैव गॉट फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक के लिए बाय बाय.